जीतने के लिए मतदान करेंगे सांसद, हमारे सांसद लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान करेंगे, अंतरात्मा की आवाज के मतदान करेंगे। आखिर में होगा वही जो इंडिया गठबंधन जीतेगी। और लोग देखेंगे कि जो है जो गलत करता है, चले ठीक है, जो किसी को मंझार में छोड़ता है, अपनों को ही छोड़ देता है, ठीक है, पहले इस्तेमाल करता है फिर बर्बाद कर देता है। ये सिद्धांत है भाजपा का। ठीक है। अशोक जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। शान खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शान खान जी, देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि आप लोग जीतेंगे, जबकि आपके पास स्पष्ट बहुमत भी नहीं है, उसके बाद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा या फिर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हमारे कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। जवाब दीजिए। देखिए निशा जी, इंडिया गठबंधन समर्थित जो प्रत्याशी हैं रेड्डी जी, वो इस संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस संविधान के मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 10-11 वर्षों से अमित शाह और मोदी ने, दो लोगों ने मिलकर देश के पूरे लोकतंत्र और पूरे संविधान को बंधक बनाने का काम किया है, उससे एनडीए तो एनडीए भाजपा के भीतर के ही लोग, भाजपा के भीतर के ही नेता, इनके सांसद आतंकित हो चुके हैं, तंग आ चुके अशोक जी हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जिस प्रकार से ठीक है सर, रखिए अपनी बात रखिए। देखिए निशा जी, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से 10-11 वर्षों से दो लोगों द्वारा, मोदी और अमित शाह द्वारा, भारत के लोकतंत्र और संविधान को बंधक बना लिया गया है, और दो लोग अपनी मनचाही तानाशाही और अपनी मनचाही मनमानी कर रहे हैं, उसके खिलाफ एनडीए तो एनडीए भाजपा के भीतर भी भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद और भाजपा के सभी वरिष्ठ जो साथी हैं वो आतंकित हो चुके हैं, और उनकी जो अंतरात्मा है वो मोदी और अमित शाह की तानाशाही को स्वीकार करना नहीं चाहती है। आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। निश्चित रूप से ये सब जानते हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने अपने समर्थित प्रत्याशी को इसलिए खड़ा किया ताकि इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सके, ताकि इस देश के सांसदों को, जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि इस चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं करती है, इस चुनाव में जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि वोट करता है, इसीलिए हमने जनता के जनप्रतिनिधियों को एक विकल्प दिया कि वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपना मतदान करें। और इस देश की जो जनता चाहती है, जो जनता की जो आवाज है, जनता की जो भावना है, वो ये है कि मोदी और अमित शाह, ये दो लोगों की जो तानाशाही चल रही है, उससे देश को मुक्त कराया जाए। किस प्रकार से ये वोट चोरी कर किस प्रकार से लोग, शान खान जी, वैसे तो ये लोग आपकी सुनते नहीं है, वैसे तो आप कहते हैं कि ये लोग ये नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे, अभी ये लोग अंतरात्मा सुन लेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब जो है आंकड़ा हमारे पास नहीं, लेकिन आप सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। वैसे आप कहते हैं कि लोग हमारी बातें सुनते नहीं है, ये नहीं करते, अब अंतरात्मा की याद आ जाएगी इन सांसदों को। निशा जी, हमारी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको सुनना है जनता की, जिन लोगों ने उनको वोट देकर वहां पहुंचाया है। और आज के समय में, वर्तमान समय में जनभावना ये कहती है कि मोदी और अमित शाह के तानाशाही से, इनके एक हत्थू शासन से देश को स्वतंत्र कराया जाए। और जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा के ही मूल्यों को और सिद्धांतों को कुचल दिया है, भाजपा के ही जितने नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको किनारे करके फेंक दिया है, उससे जनता नाराज है, भाजपा के कार्यकर्ता नाराज है, एनडीए के घटक दल नाराज है। किंतु जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई का और आईटी का दुरुपयोग करके ये लोग लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, दबाने कुचलने का काम करते हैं, उससे लोग खुलकर बोल नहीं पाते हैं। किंतु मत जो है वो गुप्त मत है, और हमें पूरी आशा है कि जिस प्रकार से हमने आगे बढ़कर लोगों को एक विकल्प दिया है, सांसदों को एक विकल्प दिया है, यदि आज सांसद अपनी अंतरात्मा की और जन भावना की आवाज सुनकर वोट नहीं करते हैं, तो कल को जनता ये नहीं कह सकती कि हमने विकल्प नहीं दिया था। हमने विकल्प दिया है, और हमें पूरी आशा है, हमें पूरा विश्वास है कि इस देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लोकतंत्र, संविधान को बचाने के लिए, संसदीय परंपराओं और प्रणाली को बचाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और शाम तक इंडिया गठबंधन के समर्थित जो प्रत्याशी हैं सुदर्शन रेड्डी जी, वो भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे, और यहीं से मोदी और अमित शाह की तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है।
खिमचंद शर्मा जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, इसीलिए आज आप ही के सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और आंकड़े बदल देंगे। लोकतंत्र के हत्यारे जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को जेल में डाला, हजारों लोगों को मार दिया, वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? इससे ज्यादा माहौल क्या बनाया जाएगा? आपने 90 से ज्यादा सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। हमने अभी तक एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। ये हमारे लोकतंत्र में विश्वास को दिखाता है। हमने जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको एम्पावर करने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको मजबूत करने का काम आज एनडीए सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। और जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और वाइस प्रेसिडेंट फिर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सभी के लिए काम करते हैं, उस समय जिस तरीके से इंडी गठबंधन वालों ने अहम की लड़ाई दिखाई, एक प्रेस्टीज का इश्यू बना लिया, एक अपने कि भाई नहीं हम तो विपक्ष वाले हैं, हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, जनता का मुद्दा हो, लेकिन उनको राजनीति करनी है। तो वैसी राजनीति कर रहे हैं और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आप जब देखेंगे रिजल्ट आएंगे तो एनडीए के पास जो स्पष्ट रूप से बहुमत है, उससे ज्यादा बहुमत माननीय उपराष्ट्रपति जी को मिलने वाला है। आप कह रहे हैं कि आपके पास जो स्पष्ट बहुमत है उससे ज्यादा बहुमत आप लोगों के पास आएगा। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आप लोगों के पास? या तो फिर आप लोगों की कोई बातचीत हुई है उन लोगों से? क्या आपको पता है कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है और आप लोगों के पास आपके बहुमत से ज्यादा बहुमत आने वाला है? देखिए, इतना कॉन्फिडेंस का एक मतलब है हमारा अच्छा कैंडिडेट, हमारी अच्छी रीति नीति, हमारे कैंडिडेट में लोगों का विश्वास, और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के जब ये आत्मा की आवाज की बात करें तो आत्मा की आवाज सब में, वो इंडिया गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में भी है और वो हमारे एनडीए गठबंधन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में भी है। जब वो देखेंगे कौन व्यक्ति उचित है, कौन अच्छा है, कौन जीत रहा है, तो वो जीतते हुए कैंडिडेट को बहुत सारे लोग वोट करते हैं। और आई एम श्योर कि जो आत्मा की आवाज की ये बात कर रहे हैं, वो आत्मा की आवाज एक अच्छे कैंडिडेट के लिए जाएगी, जिताऊ कैंडिडेट के लिए जाएगी, ना कि हारने वाले के लिए। ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है और अभी जैसे चुनाव खत्म होंगे तो धनखड़ साहब जो हैं सबके सामने आ जाएंगे। इस पर भी जवाब दीजिए। जी, आपने सवाल सुना मेरा? एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये कह रही हूं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है और चुनाव खत्म होने के बाद धनखड़ आप सभी के सामने होंगे। नहीं, हम यूज एंड थ्रो वाली पार्टी नहीं है। अभी जो ये चुनाव है, चुनाव कौन से चुनाव है? ये तो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव है। धनखड़ साहब को जो अभी न्यूज है, उनको तो एक नया बंगलो दिल्ली में दे भी दिया गया है। वो देश में ही है, वो देश से बाहर नहीं है। उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया, मानिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, लेकिन जब उनकी पर्सनल इच्छा थी तो पर्सनल इच्छा का सम्मान करना भी ये सरकार की ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है। वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं 4-5 महीने पहले ही उन लोगों ने धनखड़ साहब के साथ किस तरीके की बदतमीजी की, पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके साथ बहस की, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मर्यादा है उनको ताक पे रख दिया, फिर इम्पीचमेंट मोशन लाए, उनको हटाने का उन्होंने प्रयास किया। आज जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनके नाम का मिसयूज करके ये राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है। शान खान जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, वाईएसआरसीपी के चीफ जगन मोहन जी ने जो है एनडीए का समर्थन किया तो आपने उन्हें विश्वासघाती बोल दिया। अगर जिस तरीके से अभी आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, कोई अंतरात्मा सुनकर आप लोगों के पास आ जाता है, अगर वो विश्वासघाती हैं तो फिर वो लोग कौन होंगे जो आपके पास अगर आ जाते हैं, तो फिर वो लोग कौन होंगे? देखिए, मैंने निशा जी पहले भी कहा है कि ये लड़ाई दो व्यक्ति की तानाशाही के विरुद्ध है। जिस प्रकार से दो लोगों ने, मोदी और अमित शाह ने पूरी भाजपा को बंधक बना लिया है, भाजपा के जो मूल सिद्धांत थे, जो मूल इनकी विचारधारा थी, उसको भी इन्होंने तिलांजलि दे रखी है, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर रखा हुआ है। तो इन दो लोगों की तानाशाही के खिलाफ ये चुनाव हो रहा है और हमने देश की जनता के समक्ष और जनप्रतिनिधियों के समक्ष एक विकल्प रखा हुआ है, ताकि कल को ये ना कह सके कि हमारे पास तो विकल्प नहीं था। इसलिए हमने विकल्प दिया है। लोग
समझदारी से अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनकर आएंगे। अब दूसरी बात, जिस प्रकार से भाजपा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए करती आई है, अब इनको राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में किसानों का और जाटों का वोट लेना था, तो इन्होंने धनखड़ जी को लड़ाया था और जिताया था। अब इन्हें तमिलनाडु में वोट की फसल काटनी है, तो धनखड़ जी को अपमानित करके उनको निकाल दिया गया। उनकी यहां तक कि विदाई, उनका विदाई भाषण तक नहीं कराया गया। उनका विदाई समारोह तक खेमचंद शर्मा जी सुन लीजिए, अभी जवाब देंगे आप इसी पर। सुनिए, उनका विदाई समारोह तक नहीं कराया गया और उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया। और अब तमिलनाडु में वोटों की फसल काटने के लिए प्रत्याशी तमिलनाडु से दिया गया है। तो जनता इनके वोट बैंक की राजनीति को समझ रही है। और जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले ही मोदी और अमित शाह के प्रत्याशी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में संजीव बालियान बुरी तरीके से मुंह की खाए हैं, हारे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि भाजपा के भीतर, एनडीए के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और लोग भाजपा में और एनडीए में दो लोगों की तानाशाही से आतंकित हो चुके हैं और अब इन दोनों लोगों की राजनीतिक अंत की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अशोक जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार खेमचंद शर्मा जी का मैं रुक करूंगी, क्योंकि सवाल आपसे खेमचंद शर्मा जी, अभी आपने सुना होगा शान खान जी को, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग वोट की राजनीति करते हैं, जब तक आपको राजस्थान चाहिए था तो आपने धनखड़ जी को लेके आ गए और उन्हें फिर अपमानित किया, आप लोगों ने बाहर निकाला, उनका विदाई भाषण तक आपने नहीं किया। अब आपको जो है वोट चाहिए साउथ से, तो आपने साउथ के कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिया। ये तो देखिए फालतू की बातें कर रहे हैं, तो हम से पूछना चाहेंगे कि आपने क्यों आंध्रा से कैंडिडेट दिए? तो ये कोई बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सब स्टेट भारतीय स्टेट हैं और कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी हो सकता है। हम लोगों ने अपमान करने का काम नहीं किया, धनखड़ साहब का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन वालों ने किया, एक बार नहीं किया, बार बार किया। और आप लोगों ने सबके सामने अपमानित किया। संसद में खड़े होकर कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनके साथ बहस की, जो एक अशोभनीय है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, ये भी तो सोचने वाली है कि वो दिन भर उस दिन मॉनसून सेशन में रहते हैं और धीरे धीरे जो है खबर ये सामने आती है कि स्वास्थ्य हवाला देते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं और दिन भर वो उस दिन मॉनसून सेशन में रहते हैं, 8-9 बजे तक, रात के 8-9 बजे तक वो वहां रहते हैं और उसके बाद एकदम खबर पलट जाती है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, खबर वाली बात नहीं है, वो वर्कहोलिक हैं, वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो उस बीच तो उनकी तबियत भी खराब नहीं थी सर, उस बीच तो उनकी तबियत भी खराब नहीं थी कि जिससे तबियत खराब होने का हवाला दिया जा सके। अब मैं आप और एक और पैनलिस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ इंटरनली क्या है वो आपको बेटर पता है, मेरे साथ इंटरनली क्या है वो मेरे को पता है, मेरे शरीर में या मेरे डॉक्टर्स को पता है। अब पब्लिकली मैं शो करूं या आप पब्लिकली शो करो, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, हम गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं, हम मानते हैं जो उन्होंने कहा वो आज पब्लिक डोमेन में है। और विदाई जो अदरवाइज उन्होंने कोई कमेंट दिया नहीं कहा। अगर हम ये कहें कि हाँ कोई हियर एंड देयर, ये सब चीजें फालतू की हैं। अगर कोई बात होती तो वो ऐसे नहीं, वो एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ उन्होंने बहुत अधिवक्ता रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, वो अपनी बात रखते हैं और स्पष्टता से रखते हैं। वो कभी किसी के सामने इस तरीके से झुकते नहीं, जब स्पष्टता से रखते हैं, स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात रखी, तो उस पर फालतू की चर्चा करना ही अपने आप में दिखाता है कि इनके पास कुछ है नहीं, इनके कैंडिडेट में दम नहीं है, ये हार रहे हैं, तो फिर गड़े मुद्दों को उखाड़ रहे हैं। ठीक है, शान खान जी आपके पास मैं आऊंगी। अशोक तिवारी जी देखिए कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप कभी सीपी राधाकृष्णन को लेकर आ रहे हैं, कभी जगदीप धनखड़ को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे आप लोगों के पास बचे नहीं है। तो इनकी सोच है। इस समय तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इस समय तो मुद्दों की कोई मुद्दों का अभाव ही नहीं है। आज हालत यह है, मैंने पहले ही इशारा किया दो चुनावों की तरफ, संजीव बालियान और रूडी के चुनाव, और जो है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नितिन गडकरी जी का और आदरणीय खड़गे जी का। आपने देखा ये बहुत कुछ बयान करते हैं। आज धनखड़ जी के साथ जो किया है कि इन्होंने, वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये तो है नहीं कोई जो उपराष्ट्रपति अभी इनके ही उपराष्ट्रपति जी जाए चुनाव, उनके साथ भी कर सकते हैं, कहा नहीं कर सकते। आज जब मोनोपोली चल रही है, तानाशाही चल रही है, सबको दबा के काम किया जा रहा है, दबाव कितना दिन तक सांसद सहेगा? सांसद भी तो कभी न कभी अपने को आगे लाएगा।
लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लोकतंत्र है तभी सांसद है, लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा फिर देश के अंदर? किसी की तानाशाही से काम चलने वाला नहीं है। तो सवाल इस बात का है, बहुत खूबसूरत चुनाव हो रहा है और इस चुनाव से ये मालूम हो जाएगा कि आज तानाशाही का अंत कितना नजदीक है। सच्चाई ये है, और सच्चाई ये भी है कि जो रिजल्ट आया, संजीव बालियान जिस तरह चुनाव हारे हैं, वो स्पष्ट बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, गिरावट कहाँ जा रही है आपकी। आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस समय। सच्चाई ये है, और सच्चाई यही है। और आप देखेंगे एक दिन कि जो है कर्ज कर रहे होंगे धनखड़ जी, उनके कर्ज का भी असर पड़ेगा और असर पड़ने वाला है। भाजपा तो निश्चित रूप से हारेगी, जहां तक मेरी समझ है, और हारना चाहिए भी। आज नीतीश कुमार जी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था इन्होंने? डीएनए तक पर सवाल उठा दिया था नीतीश कुमार के, एक समय था। आज जो है चंद्रबाबू नायडू, आप एनडीए के हारने की बात अशोक जी कर रहे हैं, लेकिन हारने के पीछे कुछ तथ्य तो दीजिए ना। क्योंकि अगर चलिए मान लीजिए कि कुछ सांसद अंतरात्मा की बात सुन भी लेते हैं, तो कितने सांसद सुन लेंगे? फिर भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है। देखिए, आपसे खींचतान बहुत है भाजपा में। आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं बैठ रही है। आज चंद्रबाबू नायडू कब क्या फैसला करेंगे यही नहीं मालूम है अभी। आज नीतीश कुमार क्या हस्त होगा बिहार में यही नहीं पता है किसी को। आज सच्चाई ये है कि आपसे खींचतान इतनी अधिक है जिसे शब्दों में ला पाना आसान नहीं है इस समय। आज इनके नेतृत्व को, जो मौजूदा नेतृत्व मोदी जी का है, उसको अंदर ही अंदर कितने सांसद नापसंद कर रहे हैं। आज हालत ये है, आज हालत ये खोखली हो चुकी है। भाजपा पूरी तरह खोखली हो चुकी है, बस खाली उसका सामने आना बाकी है। कितनी खोखली हो चुकी है जी। ठीक है, शान खान जी, आप शायद कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता दलीलें कर रहे थे, वो दलीलें कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। यदि धनखड़ जी अस्वस्थ थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वेच्छा से दिया, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से दिया क्योंकि वो अस्वस्थ थे, तो कोई भी व्यक्ति, एक संसदीय परंपरा से कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जब बाहर जाता है, तो उसका विदाई समारोह होता है, उसका विदाई भाषण होता है। वो अपने विचार देश के प्रति, संविधान के प्रति और संसद के प्रति व्यक्त करते हैं और आने वाले उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। किंतु जिस प्रकार से धनखड़ जी इस्तीफा देने के बाद गायब हुए हैं, उनके कोई विचार हमें नहीं जानने को मिले हैं, जनता तक उनके कोई विचार नहीं पहुंचे, उससे पूरे देश की जनता में यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि धनखड़ जी को जबरन उन पर दबाव बनाकर, क्योंकि उनके अंतरात्मा की आवाज बाहर आने लगी थी, उनके अंतरात्मा जागने लगी थी और उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी जो मोदी और अमित शाह के विरुद्ध जा रही थी। जैसे कि उन्होंने किसानों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, सार्वजनिक मंच से चिंता व्यक्त की थी कि भाई आपने जो वचन दिए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो उससे ये दो लोग, मोदी और अमित शाह जो थे, उससे क्षुब्ध हो गए और इनको ये गवारा नहीं हुआ कि देश का उपराष्ट्रपति इनकी नीतियों या इनकी किसी भी काम पर प्रश्न खड़ा करे। इसीलिए उन पर दबाव बनाकर जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया और यहां तक कि उनको नजर बंद करके रखा गया है, उनको मीडिया के सामने भी नहीं आने दिया जा रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। और सारी संस्थाओं और सारे पदों को पंगु बनाने का काम कर रही है। देश और देश के जनप्रतिनिधि इसी लोकतंत्र की हत्या के होने से बचाने के लिए आज मतदान करने जा रहे हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये बात तो सच है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया वो बिल्कुल गायब से हो गए। लेकिन आज भले ही वो बी सुदर्शन रेड्डी को शुभकामनाएं ना देते, लेकिन कम से कम अपने कैंडिडेट को तो शुभकामनाएं दे सकते थे। देखिए, उपराष्ट्रपति एबव द पार्टी होते हैं। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति से रिटायर्ड हुआ, अरे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। एनडीए, इंडी गठबंधन, उनको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, वो उन पे निर्भर करता है। जो न्यूज आ रही है, उनको बंगलोर दिल्ली में एलोकेट हो गया है। अब वो लोगों से भी मिल सकते हैं, लोग उनसे भी मिल सकते हैं। उनके प्रति जो लोग प्रेम जाहिर कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ थे जब 5-6 महीने पहले एक पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते अगर शुभकामनाएं देने तो बनता है ना, उनकी बुराई कर रहे थे। और क्या गलत कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या गलत कहा कि एक उपराष्ट्रपति के पद में अगर वो थे तो उनका विदाई समारोह होना चाहिए था और विदाई भाषण उनका होना चाहिए था कि कैसा उनका जो एक्सपीरियंस रहा, क्या वो लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं और आने वाले उपराष्ट्रपति के लिए उनका क्या संदेश है,
कुछ तो चीजें होती, आज तो शुभकामनाएं तक नहीं आई हैं। किसकी शुभकामनाएं नहीं आई? उपराष्ट्रपति प्राइम की मिनिस्टर तरफ मोदी जी ने धनखड़ साहब को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने धनखड़ साहब को शुभकामनाएं दी कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा, उनके बारे में लिखा, और जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुभकामनाएं दी उनको, तो उसके बाद फिर कोई रह नहीं जाता कि वो शुभकामनाएं दी है या नहीं दी गई। अब जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, मतलब कवर अप करना है तो हम कैसे भी करेंगे, हमें कवर अप करना है, हम कैसे भी करेंगे उस चीज को। कोई कवर अप, कुछ कवर अप नहीं करना। ये लोग वो हैं। मैं आज की शुभकामना की बात कर रही हूँ, आप कहाँ चले गए? एक आधे महीना पीछे कहाँ चले गए आप? आज की शुभकामनाएं तो जीत के बाद दी जाएंगे मैडम। आज की शुभकामनाएं एडवांस में किसको देंगे? ये हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। चाहे हम जीत रहे हैं, हमें पता है हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत की एक प्रक्रिया है, वोटिंग जारी है, वोटिंग शाम तक चलेगी। वोटिंग के बाद सब लोग उसमें शुभकामना देंगे, हम भी देंगे। अब धनखड़ साहब देते नहीं देते उनका एक पर्सनल व्यू पॉइंट है। अब वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो इसे मैं क्या समझूं, यूज एंड थ्रो जो अभी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो यूज करती है, और फिर अभी तो आपने बिल्कुल संबंध ही खत्म कर दिए बिल्कुल कि अब तो वो किसी चीज का हिस्सा ही नहीं रहे। लगातार आप यही चीज कह रहे हैं, वो अब किसी भी चीज का हिस्सा नहीं रहे, वो अब किसी भी चीज का हिस्सा नहीं रहे, वो ना उपराष्ट्रपति रहे, ना वो बीजेपी का हिस्सा रहे। तो क्या समझू, यूज एंड थ्रो जो आज कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, सुप बोले तो सुप बोले, चालनी बोले जिसमें बेहतर थे। जिन्होंने अपने पिता को यूज करके थ्रो कर दिया, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है अनलेस वो किसी पार्टी को खुद से ज्वाइन करे, तब तक उनको नॉन पार्टी मेंबर माना जाता है। ये नहीं कहना कि उनका कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, हमारी पार्टी के लोग उनके प्रति सम्मान रखते हैं, भावना रखते हैं, स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो हमेशा रहेगा। मैंने आपको बस वो हिस्सा नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा शान खान जी, अशोक तिवारी जी, मैं आपके पास नहीं आ पाई। फिलहाल बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, शान खान जी, अशोक तिवारी जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।